नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में। ऊष्मा स्थानांतरण की प्रमुख 4 विधियां हैं। जैसे उसमें है एक विकिरण, चालन, है ना। इसके अलावा है संवहन और एक है अभिवहन। तो इन सब में मूलभूत अंतर क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को हम समझेंगे बारी बारी से। चारों में डिफरेंस क्या है, तकनीकी अंतर क्या है, इस चीज़ को तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला है विकिरण। देखिए विकिरण क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें निर्वात में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संभव होता है, उसको हम कहते हैं विकिरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है विकिरण के तरंग दैर्घ्य, मैंने सौर ऊर्जा में के संदर्भ में बात कर रहे हैं। विकिरण के तरंग दैर्घ्य का पिंड के तापमान के साथ जो होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी सिंपल ये समझिएगा कि अगर तापमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे आपको जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, देखिए जैसे सूर्य है और पृथ्वी है। सूर्य का तापमान तो ज़्यादा होता है, तो जिसका तापमान ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का तापमान कम होता है और भी जो भी तापमान है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही मिलता है। उसी के द्वारा पृथ्वी पर जो तापमान पाए जाते हैं मुख्यतः उसका मुख्य स्रोत जो है सौर ऊर्जा ही है। तो जाहिर सी बात है इसका तापमान कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। मैंने आपको सीधा ये याद रखना है कि तापमान के साथ तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य कमेगा। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप ये समझ सकते हैं कि जो सूर्य से जो किरणें उत्सर्जित होती है, यानी जो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण। ये ध्यान रखिएगा, जो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी सूर्य से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको हम कहते हैं लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण। और वही ऊष्मा अगर पृथ्वी से फिर से परावर्तित होती है ना, तो उसको हम कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अक्सर आदमी जो है लोग कन्फ्यूज करते हैं और परीक्षा में गलती कर बैठते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों में गलती नहीं हो। पृथ्वी से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना, जो पृथ्वी पर आती है उसके बाद परिवर्तित होकर के यहाँ से जो लौटती है किरणें, है ना, तो उस विकिरण को हम कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम जो है चालन की बात करते हैं। कंडक्शन क्या है, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कणों के विस्थापन के अनुपस्थिति में, देखिए इसमें कणों का विस्थापन नहीं होता है। कणों के विस्थापन के अनुपस्थिति में संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें, किसे हम खाना बनाते हैं तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, डब्बू, या कुछ स्थानीय भाषा में उसको कलछुल भी बोला जाता है। तो उसका अगर हम सिरा जो है गर्म करते हैं, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ तक हीट हो जाता है ना। तो ये जो ऊष्मा यहाँ से यहाँ चला आया, तो इसका मतलब यहाँ से इसका कण तो यहाँ आया नहीं, इसका कण जो है पदार्थ का यहाँ नहीं आया, लेकिन ये हीट होकर के ऊष्मा यहाँ तक आ गया। तो इस चीज़ को ही, ये जो जिस विधि द्वारा होती है ऊष्मा का स्थानांतरण, उसको हम चालन कहते हैं। जैसे इसी प्रकार से अगर लोहा के एक रॉड के एक छोर को अगर गर्म करेंगे तो दूसरा छोर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस प्रकार की ऊष्मा का स्थानांतरण जो है मुख्यतः या प्रभावशाली ढंग से ठोस पदार्थों में ही होता है। इस प्रकार का स्थानांतरण जो है गैसीय अवस्था या तरल पदार्थ या हम कह सकते हैं कि उसमें नहीं हो सकता है, द्रव अवस्था में, है ना। तो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से ठोस पदार्थों में ही होता है। और आप समझ गए होंगे कि कणों की विस्थापन की अनुपस्थिति में होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, है ना, चालन प्रक्रिया जो होती है,
ये क्या होती है, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में होती है। इसका एक और समझिए, जैसे इस प्रकार का घटना मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी होता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर जो मरुस्थल का क्षेत्र होता है वो सूर्य के टेम्परेचर के कारण काफ़ी हीट हो जाता है, 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर वहाँ हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे का उस जगह का जो तापमान होता है आसपास का वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम उसको भी जो है इसी श्रेणी, इसी मेरे कहने का मतलब है कि देखिए पृथ्वी गर्म हुआ है भले विकिरण की वजह से, है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि उस जगह पे किसी विशेष पे इस प्रकार से गर्म हो गया और वहाँ पे के आसपास का तापमान इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे से आप चल रहे हैं, वहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपको तापमान काफ़ी ज़्यादा जो फील हो रहा है ना, वो बालू के गर्म होने से। अब बालू जब गर्म हुआ, वो गर्म होने का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो चालन का ही इफेक्ट है ना, ऊष्मा वहाँ से क्या हो रही है, स्थानांतरण हो रही है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तीसरा चीज़ इसमें समझना है आपको, संवहन। संवहन में क्या होता है, कणों के वर्टिकल विस्थापन द्वारा। देखिए कणों का उसमें क्या हो रहा था, जो अभी चालन पढ़े उसमें विस्थापन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, इसे ऊपर की दिशा में, है ना। तो ये अगर ऊष्मा की इस तरह के स्थानांतरण की विधि होती है तो इसको हम कहते हैं संवहन। यानी कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, यानी कन्वेक्शन कहलाता है। इस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तरल तथा गैसीय पदार्थ में होता है। जैसे आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, ये पृथ्वी का मान लीजिए सतह है, ये जो है पृथ्वी का सतह है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो वहाँ पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय गैसें होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है इस प्रकार से। तो ये देखिए ऊपर की ओर वर्टिकल रूप में जा रही है। तो इस प्रकार से अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं, इस प्रकार से अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो इसको हम कहेंगे संवहन। इसी प्रकार से अगर हम द्रव अवस्था की बात करेंगे तो जैसे देखिए अगर हम किसी बर्तन में चाय बनाएंगे, तो चाय बनाएंगे या दूध गर्म करेंगे या पानी ही गर्म करेंगे, तो उस अवस्था में जो द्रव के कण होंगे वो ऊपर की ओर इस प्रकार से गमन करेंगे। अब यहाँ देखिए नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है बर्तन में नीचे से आप लौ दीजिएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के फलस्वरूप फिर क्या होगा, इस प्रकार से ये मूव करेगा। तो इस प्रकार से अगर जो प्रक्रियाएं होती है, यानी कहने का मतलब है कि संवहन द्वारा ही ये प्रक्रियाएं संपन्न होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक से कम की ओर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, नीचे जो है टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ से ऊपर की ओर गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है अधिक है, ऊपर टेम्परेचर माना जाएगा उसको। जो आप किसी बर्तन में मान दूध गर्म कर रहे हैं तो उसको ऊपरी भाग में टेम्परेचर क्या होगा, इसके अपेक्षा तुलनात्मक रूप से यहाँ कम होगा। तो इसमें कणों का जो विस्थापन होगा वो कहाँ होगा, गर्म से मतलब अधिक तापमान वाले से निम्न तापमान वाले की। और उसी प्रकार से यहाँ अगर गैसीय अवस्था की बात करें हम तो यहाँ भी उसी प्रकार का होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि संवहन द्वारा जो है गैसीय तरल पदार्थ में वो उसके कणों का विस्थापन होता है, वो भी वर्टिकल रूप से। ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अभिवहन। इसको समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्षैतिज दिशा में होने वाली संवहन की क्रिया। देखिए संवहन इसमें भी हो रहा है, जैसे इसमें भी द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था पदार्थ में संवहन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे संवहन उसको नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अभिवहन कहेंगे। अभिवहन क्यों कहेंगे, क्योंकि क्षैतिज दिशा में हो रहा है इस प्रकार से, उसमें हो रहा था वर्टिकल इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जैसे पवन और जल धाराओं द्वारा ऊष्मा का अगर स्थानांतरण होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, तो वो जो एक जलधारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गमन कर रही है उसके साथ जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे अभिवहन। तो ये आप समझ गए होंगे कि अभिवहन क्या है, एडवेक्शन क्या है। बस इतना ही।